मेरा भाई थोड़ा अजीब था। उसके जिस्म में लड़कियों वाली लचक थी, लेकिन वह अपने आप को लड़कों के तरीके से ही रखता। शाम को देर से घर आता तो मैं परेशान हो जाती। एक दिन पूछा तो कहने लगा मैं दो दो काम करता हूँ। मुझे हैरत हुई, हमें इतने पैसे की ज़रूरत तो ना थी। फिर मुझे शक था वह झूठ बोलता है। फिर एक दिन मैंने उसका पीछा किया और तौबा तौबा, वह काम पे जाने की जगह रेड लाइट एरिया की तरफ जा रहा था। जब उसके पीछे अंदर चली गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो एक मर्द। मेरा नाम सुमन है। मेरा इस दुनिया में सिवाय मेरे भाई के और कोई भी नहीं था। मेरा भाई मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा था। माँ बाप के जाने के बाद हम लोग किराए के घर में रहते थे। माँ बाबा इस दुनिया से गए तो चाचू ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया। बाबा के सामने तो वह कहते थे कि मैं उन बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगा, क्योंकि मेरे बाबा काफ़ी बीमार थे। लेकिन जैसे बाबा इस दुनिया से गए तो उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। पूरे ख़ानदान में सिर्फ बाबा ने ही अपना घर बनाया था, बाकी सब लोग किराए के घर में रहते थे, इसीलिए उन्होंने फ़ायदा उठाया था। मेरे बाबा की तबीयत बहुत ख़राब थी और एक दिन माँ उनको हॉस्पिटल ले गई, क्योंकि मेरा भाई भी घर पर नहीं था और मैं भी रास्ते में ही हादसा हो गया। बाबा तो पहले ही बिस्तर पर मरे पड़े थे। उनके साथ माँ भी इस दुनिया से चली गई। माँ को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। बाबा ने आखिरी सांस लेते हुए भाई से कहा कि अपनी बहन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा भाई भी कोई बहुत जिम्मेदार इंसान नहीं था, वह अपनी दुनिया में मसरूफ़ रहता था। बाबा हमारे 8 साल से बीमार थे, लेकिन इसको कोई ज़्यादा फिक्र नहीं थी। लेकिन अब तो सब कुछ इस पर पड़ गया था। माँ का कुछ जेवर था और बाबा के इलाज के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, वही हमारे पास थे। हमने किराए का छोटा सा घर ले लिया और वहाँ पर रहने लगे। ये घर बहुत ही गंदा था। इसमें 2 कमरे थे, एक कमरे को कमरा कहना भी नहीं चाहिए था। वहाँ पर लगता है किसी ने मुर्गियाँ रखी हुई थी, और एक बाथरूम था जो बाहर सहन में बना हुआ था। मैंने भाई को कहा कि छोटा कमरा तो रहने के काबिल नहीं है, यहाँ पर कबाड़ रखते हैं और बड़े कमरे में ही सोने के लिए जगह बना लेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे अलग से कमरा चाहिए। मैंने कहा कि तुमने कमरे का क्या करना है, वह कमरा रहने के काबिल नहीं है। इसको जितना भी साफ कर लो उससे बदबू नहीं जाएगी। दूसरा कमरा काफ़ी बड़ा था। मैंने उसे कहा कि वह अपना बिस्तर एक साइड में बिछा ले और एक साइड पर मैं अपने लिए बिस्तर बिछा लूँगी, लेकिन इसकी ज़िद कायम थी। इसलिए मुझे कहा कि तुम इस कमरे को साफ़ करो जितना हो सकता है, बाकी अगर इसमें से बदबू आएगी तो वह मेरा मसला है। मैंने कहा कि जानवरों वाले कमरे में सोओगे तो कोई बीमारी हो जाएगी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। पता नहीं उसे अलग कमरा क्यों चाहिए था। ऐसा भी उसने रात में क्या करना होता था कि उसे अलग कमरे की ज़रूरत थी। 2 लोग थे हम घर में। पहले तो मैं माँ बाबा के साथ सोती थी, मुझे भी डर लगता था अकेले सोने से, और अब वैसे भी दिल में इतना डर बैठ गया था, इतना बड़ा दुख भी था। अब तो हर किसी से डर लगता था। लेकिन मेरे भाई ने मेरी बात नहीं मानी। उसने कहा कि मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगा, तुम बस घर को संभाल लेना। हम 2 लोग थे, हमारा इतना खर्चा नहीं था। एक दिन कुछ पका लेते तो 4 दिन खाते थे। ये शुक्र है कि चाचू ने हमारा सामान नहीं लिया था, सामान हमने रख लिया था। वैसे भी इस घर में था ही क्या, घर में रोटी पानी तो चल ही रहा था। लेकिन मेरे भाई की हरकतें बहुत ही अजीब हो गई थी। मैं माँ बाबा की तरफ ही मसरूफ़ रहती थी। 8 साल से तो बीमारी में काट रहे थे हम लोग, इसलिए कभी भाई पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब जब इस पर ध्यान देना शुरू किया तो पता चला कि उसकी हरकतें काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। एक दिन वो उसी कमरे में बैठा था और वहाँ से मुझे कैसे गाने की आवाज़ आई, जो तवाइफे अक्सर अपने कोठों पर लगाए होती है। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि किस किस्म के गाने सुन रहे हो, बंद करो। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने कहा कि दरवाज़ा लॉक करने की क्या ज़रूरत है, तो कहने लगा कि गलती से हो गया था। मैंने कहा कि माँ बाबा को इस दुनिया से गए हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं और तुम गाने लगा कर बैठे हो। तो कहने लगा कि गलती से लग गया था, इसी को हटा रहा था कि मेरा फ़ोन हैंग हो गया और गाना हट नहीं रहा था। मैंने कहा कि किस किस्म के औरतों वाले गाने सुनने की आदत है इसको। मैंने उसे कहा कि इस तरह मत क्या करो। उसने मुझे थोड़ा गुस्से से कहा कि ठीक है दादी माँ, अब तो तुम्हारी बात ही माननी पड़ेगी, मेरे सर पर सवार हो गई हो। मैंने कहा कि सवार होने की बात नहीं है, जो बात गलत है वह गलत है। हमारे दोनों माँ बाप इस दुनिया से चले गए, ये हमारे लिए कुछ छोटा दुख नहीं है, और तुम हो कि तुम्हें गाने सुनने की पड़ी है। उसने कहा कि तुम जो रो रही हो वही काफ़ी है, तो मैं क्या करूं? तुम्हारे आंसू नहीं रुक रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख है।
मुझे भी दुख है, लेकिन मर्दों को ऊपर वाले ने हिम्मत दी होती है। वैसे मेरा भाई देखने में तो काफ़ी दुबला पतला लगता था और इसकी दाढ़ी भी अभी तक नहीं आई थी, जबकि 18 साल का हो चुका था। एक दिन मैंने देखा कि मेरा भाई जब काम करके घर आया तो उसके हाथ में एक काला शॉपर था जिसमें डब्बे जैसी कोई चीज़ लग रही थी। मैं हैरान हुई कि मैंने इससे कोई चीज़ मंगवाई नहीं है, लेकिन उसने वह चीज़ मुझे दी भी नहीं और बाथरूम में चला गया। जब बाथरूम में वापस आया तो उसके हाथ में वह शॉपर नहीं था। मैं सहन में बैठकर सब्जी काट रही थी, इसीलिए सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उससे नहीं पूछा कि पता नहीं क्या है, शायद उसकी अपनी कोई चीज़ हो, लेकिन अब इस तरह रोज़ होने लगा। वह जब भी काम से आता था उसके पास काले रंग का शॉपर होता था जिसमें कोई डब्बे जैसी चीज़ महसूस होती थी, लेकिन वह इसको बाथरूम में ही छिपा देता था और ख़ुद बाहर आ जाता था। लेकिन अगले दिन जब मैं बाथरूम में गई तो मैंने सारा बाथरूम छान मारा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मेरा भाई रात को देर से आता था। मैं उसे कहती कि मैं अकेली हूँ, ज़रा जल्दी आया करो, और वह कहता था कि मेरा काम है इस तरह का। जब पूछती थी तो कहता था कि मजदूरी करता हूँ। मजदूरी का काम रात को कौन करता है, अंधेरे में तो मजदूरी का काम नहीं होता। एक दिन मैं किराने की दुकान पर गई अपनी एक सहेली के साथ। मुझे अपनी कोई पर्सनल चीज़ें लेनी थी। जब मैंने दुकान वाले को कहा तो उसने मुझे वह चीज़ एक काले शॉपर में डाल कर दी। इस चीज़ की हर लड़की को ज़रूरत होती है, लेकिन दुकान वाले इसको काले शॉपर में या किसी अखबार में लपेट कर देते हैं ताकि बुरा न लगे। जब मैंने इसकी तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो शॉपर तो इसके साथ कहीं लग रहा है जैसा मेरा भाई के हाथ में होता है। यहाँ तक कि दोनों शॉपर की शक्ल एक जैसी लगती थी, लेकिन मेरे भाई का उन चीज़ों के साथ क्या काम था। ये तो बिल्कुल ही लड़कियों की चीज़ थी और बहुत ही ज़्यादा सीधी बात थी। खैर मैं वापस घर आ गई। घर आई तो मेरे भाई ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए। मैंने कहा ये क्या है, तो कहने लगा ये तनख्वाह है। मैंने कहा कि तुम तो दिहाड़ी पर काम करते हो, वैसे भी पैसे लाते रहते हो, फिर तनख्वाह कैसे मिल गई। तो उसने कहा कि मैं 2 काम करता हूँ। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, उसने सारी ज़िंदगी कोई काम नहीं किया था और अब इसको 2 जगह काम करना पड़ रहा है। मैंने कहा कि हम 2 ही तो लोग हैं, तुम एक जगह काम करते हो तो भी गुजारा चल जाएगा। सोचा है कि कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूँगी। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे घर में लोगों का आना जाना पसंद नहीं है। मोहल्ले के लोग घर में आएंगे तो इस घर के मामले पर नज़र रखेंगे, बातें करेंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तुम ये पैसे अपने पास रखो ज़रूरत के लिए, बाकी रोज़ के पैसे उनसे खाना वगैरह बना लेना, लेकिन घर में भी कुछ पैसे होने चाहिए। और मैंने सोच लिया अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे आ गए तो मैं चाचू पर केस करूँगा। मैंने कहा कि रहने दो, हम लोग केस हार जाएंगे, वकीलों की फीस कौन भरेगा और तारीखों पर कौन जाएगा। मेरे भाई ने कहा कि अपने घर को इतनी आसानी से उस चाचू को खाने नहीं दूंगा। हमारे बाप की मेहनत की कमाई का घर था, कोई चोरी के पैसे नहीं थे, इस तरह नहीं चलेगा। बहुत पहचान है मेरी लोगों के साथ, देख लेना अपना घर में वापस लेकर ही रहूँगा। मैंने दिल में सोचा कि ये मजदूरी करने जाता है तो फिर बड़े बड़े लोगों से इसकी पहचान कैसे बन जाती है, कौन से बड़े लोग होते हैं इस जगह पर। पता नहीं वह किस तरह की बातें कर रहा था, मुझे उसकी बातें समझ नहीं आती थी, पर उसने इतने यकीन से कहा तो मैं भी सोचने लगी कि अगर हमें हमारा घर वापस मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। वो घर हमारे बाबा ने हमारे लिए बनाया था, इस घर में हमारे बाबा की यादें बसी हुई थी, और बाकी ख़ानदान वाले भी इतने बदतमीज़ थे कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि एक तो बच्चे यतीम हो गए हैं और ऊपर से उनसे उनका घर भी छीन लिया, क्योंकि चाचू हर हफ्ते घर में दावत रखते थे और सारे ख़ानदान को घर में बुलाकर खाना खिलाते थे। उन सब के पेट में तो हराम का खाना जा रहा था, उनको क्या ज़रूरत थी हमारे ख़िलाफ़ बोलने की। वैसे सारे रिश्तेदार बड़े जलील होते हैं, कभी नहीं सुना कि किसी के रिश्तेदार अच्छे हैं। बहुत कम लोग होते हैं, शायद आटे में नमक के बराबर भी ना हो, लेकिन हमारा चाचा तो हमारे लिए शैतान इब्लीस बन गया था। कि मेरा भाई इस तरह का कोई काम कर लेता तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल था। उसने हमारे घर को कभी नहीं छोड़ना था, और कानपुर में घर के लिए कोई केस किया जाता है तो केस चलता रहता है और 30 साल तक तो चलेगा ही चलेगा। इतने में घर के बंदे ही मर जाते हैं। मैंने इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया, और रोज़ की तरह एक दिन मेरा भाई फिर से एक शॉपर बाथरूम में लेकर चला गया। उस दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैं तंग आ गई। मैंने कहा कि कौन सी चीज़ लेकर जाते हो, क्योंकि शक तो वैसे इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, और वह भी अपने ही भाई के बारे में, और कोई ऐसा काम जो आपके घर में हो रहा हो। मैंने अपने भाई से बात कर ली
कि जब तुम बाथरूम में गए थे तुम्हारे हाथ में काले रंग का शॉपर था, वापस आए तो ऐसा नहीं था। कहने लगा कि नहीं, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोलो, आज की बात नहीं है, मैं काफ़ी दिनों से ये बातें देख रही हूँ, क्या हो रहा है और शॉपर के अंदर क्या है, कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। तो उसकी शक्ल अजीब सी हो गई और चेहरे का रंग उड़ गया। कहने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल से 2 जगह काम करके पैसे कमाता हूँ और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। तुम्हारी शादी नहीं करनी है क्या? मुझे भी थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि हो सकता है कि बेचारा सच कह रहा है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, इस तरह की बातें नहीं करूँगी, लेकिन अगर तुम कोई गलत काम कर रहे हो तो मत करो। हमारे बाबा ने सारी ज़िंदगी हमको हराम नहीं खिलाया है। मेरे भाई ने अपना सर पकड़ लिया और खाना छोड़कर वहाँ से चला गया। मैं इससे कोई भी बात करती तो मेरी बात का जवाब भी नहीं देता था। एक दिन हम लोग साथ बैठे थे, जब मैंने अपने भाई की शक्ल देखी तो मैं हैरान रह गई। मेरे भाई की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, लेकिन ये सिर्फ इसकी आंखों के अंदर ही नहीं बल्कि आसपास भी लगा हुआ था और पलकों के अंदर भी कोई काली काली चीज़ फंसी हुई थी। ऐसा लगता था कि इसने आंखों का मेकअप किया था और फिर इसको ठीक तरह से धोया नहीं था। मैंने कहा तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? तो वह घबरा गया और अपनी आंखें मल मल के साफ करने लगा। कहने लगा मैं मिट्टी वाली जगह पर काम करता हूँ, आंखों में जलन हो रही थी। एक दोस्त ने कहा कि सुरमा लगा लो, सुरमे में बड़ी ताकत होती है और वैसे भी आंखें साफ होती है, तो वही लगा हुआ होगा। मैं भी कोई पागल नहीं थी, सारी ज़िंदगी मेकअप की चीज़ों के साथ ही गुजारी थी। सुरमा या काजल में फ़र्क होता है, सुरमा हल्का होता है, वह कभी भी आपकी आंखों में इस तरह से नहीं फैलता, पलकों के नीचे ही होता था। शायद मेरे भाई ने काजल लगाया था और मस्कारा भी, लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? पता नहीं, शायद मैं ही पागल हो गई थी। माँ पापा के जाने के बाद मैंने अपने आप के बारे में भी नहीं सोचा था। अजीब सा दिमाग हो गया था मेरा। ऐसा लगता था कि वे गए नहीं हैं, अभी भी इस दुनिया में हैं। अचानक से मुझे आवाज़ देंगे और कहेंगे कि बेटी हमारे लिए चाय बना लो, लेकिन जब आसपास देखती थी तो कोई भी नहीं होता था। इसीलिए मेरे दिमाग की हालत तो वैसे ही नॉर्मल नहीं थी। मैंने भी इस मामले पर ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह बात नज़रअंदाज करने के काबिल भी नहीं थी। एक रात मैं सुकून से अपने कमरे में सो रही थी जब मुझे अचानक से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगी। ये 2 तरह की आवाज़ें थी। पहली आवाज़ तो किसी गाने की थी और ये गाना फिर से उसी तरह का था जैसे किसी ने नाचने के लिए लगाया हो, और दूसरी आवाज़ ज़मीन पर धमक की थी, जैसे कोई ज़मीन पर छलांग मार रहा हो, जिसकी वजह से ज़मीन से आवाज़ हो रही हो। और जब मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने महसूस किया कि एक तीसरी आवाज़ भी आ रही थी, जो कि शायद किसी घुंघरू की थी। यानी कि साफ बात यह थी कि कोई रात के 2 बजे एक बेहुदा सा गाना लगाकर, पैरों में घुंघरू पहनकर रात के इस वक्त डांस कर रहा था। मैं हैरान थी कि कौन हो सकता है। आसपास के घरों में तो इस तरह का कोई भी नहीं रहता था। एक तरफ पंडित का घर था, उनकी बेटियां तो इस तरह का डांस करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, और दूसरी तरफ तो एक बूढ़े अंकल आंटी रहते थे और ज़्यादा दूर से आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं भी नींद में थी, मेरा सर घूम रहा था, लेकिन जब मैं अपने भाई के कमरे की तरफ गई तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि आवाज़ वहाँ से ही आ रही थी और साफ साफ आ रही थी। मैं तो ये सोचने से भी काँप रही थी कि मेरा भाई रात के इस टाइम इस तरह से डांस कर रहा था, वह भी घुंघरू पहन के। क्या मजाक हो रहा था? मैं नींद में तो नहीं थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया है, क्या तमाशा लगा रखा है? थोड़ी देर के बाद म्यूज़िक बंद हो गया। इसका मतलब कि वहीं से आवाज़ आ रही थी, और आधे घंटे बाद मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला और वह इस तरह से पेश आ रहा था जैसे नींद से जागा हो। मैंने कहा कि तुम क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे? तो कहने लगा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं क्यों डांस करूँगा? मैंने कहा कि मैं कोई लड़की हूँ जो डांस करूँगा? मैंने कहा कि मैंने खुद आवाज़ सुनी है। उसने कहा कि मैंने अपने फ़ोन पर गाना लगाकर शायद छोड़ दिया था, उसी की आवाज़ होगी, और ख़ुद मैं सो गया था। लेकिन डांस कौन करेगा इस टाइम? क्या पागल हो गई हो? जाओ, मुझे सोने दो। उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। जाहिर है उसके दिल में चोर था, क्योंकि उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और मुझे वहाँ से दफ़ा कर दिया। मैं अपने घर में अपने कमरे में आ गई और 2 घंटे तक तो मुझे नींद नहीं आई। सोचती रही कि वह झूठ कह रहा था, कुछ ना कुछ तो करना ही था। मेरा भाई किस किस्म की हरकतें कर रहा था। मेरी माँ भी मेरे भाई को कहती थी कि अपने अंदर कोई मर्द वाली बात पैदा कर, बोलता है तो ऐसा लगता है कोई लड़की बोल रही है, पैसे भी नहीं कमाता है, तेरे अंदर तो मर्दों वाली बात भी नहीं है। अब तो मेरा भाई अच्छे भले कमा रहा था,
पर अभी भी उसके अंदर मर्दों वाली कोई बात नहीं थी। मेरे भाई का एक भी काम ठीक नहीं था। इसके घर आने का कोई टाइम नहीं था, कभी आता कभी नहीं आता, कभी मेरे जागने से पहले चला जाता तो कभी मेरे सोने के बाद आता। कभी कभी तो मैं उसको 2 दिन तक देखती भी नहीं थी। खाने का पूछती थी तो कहता था खा लिया। कभी कभी मेरे लिए बहुत अच्छा खाना लाता था जो देखकर बना हुआ खाना लगता था। उसके अलावा इसकी अजीब हरकतें थी। रात को उठकर नाचना, कभी इसके चेहरे पर मेकअप लगा होता था, कभी वह बाथरूम में कोई चीज़ लेकर चला जाता था। मैंने उससे पूछ कर भी देख लिया, उस पर नज़र भी रखी, सब करके देख लिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर अपनी दोस्त को ये सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि मेरा एक कज़िन है जो सीसीटीवी कैमरे का काम करता है। तुम एक काम करो, तुम इसके मदद से बाथरूम में कैमरा लगा लो छत के साथ, क्योंकि ये जाता तो बाथरूम में है ना, वह चीज़ लेकर, फिर पता चल जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। एक कड़ी भी तुम्हारे हाथ में आ गई तो सारी कहानी सामने आ जाएगी। मैंने उसे कहा कि उस कज़िन को मेरे घर लेकर आ जाओ। मेरा भाई घर पर नहीं था। मैंने अपनी दोस्त की मदद से बाथरूम में एक सीसीटीवी कैमरा फिट करवा दिया और उसने ये भी कहा कि इसकी रिकॉर्डिंग आपको आपके फ़ोन पर मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत महंगा वाला कैमरा है। मैं 2 दिन बाद आकर ले जाऊंगा। मैंने कहा कि ज़रूर आप ले जाइएगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बस 2 दिन का ही काम है। कैमरा फिट हो गया था और मुझे भी समझा दिया गया था कि किस तरह से वीडियो मेरे फ़ोन में आ जाएगी और मुझे फिर किस तरह उसे डाउनलोड करना है। मेरा भाई अगले दिन फिर से वह शॉपर लेकर बाथरूम में गया। इस बार मैंने देख लिया था, लेकिन मैं वहाँ से गायब हो गई ताकि वह बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाए, और उसने बाथरूम में 2 घंटे लगाए। हर बार की तरह वह बाथरूम में काफ़ी देर लगाता था। इसके बाद वह वहाँ से चला गया। इस बीच मैंने ये भी सोचा कि मैं इसके कमरे की तलाशी लूँगी, क्योंकि अभी वीडियो मेरे फ़ोन में आने में कुछ वक्त था। मैंने उसके कमरे में तलाशी ली तो वहाँ पर मुझे मेरी ही कोई चीज़ मिली, जो कि मेरी काफ़ी ज़्यादा ज़ाती चीज़ थी। इसके अलावा मुझे कुछ मेकअप का सामान भी मिला और कुछ ऐसी मैगजीन्स मिली जिनमें लड़कियां बनी हुई थी और उन लड़कियों के कपड़ों के ऊपर निशान लगे हुए थे। जैसे हम लोग कोई सूट देखते हैं तो उस पर निशान लगा देते हैं और सोचते हैं कि इस तरह का सूट बनवाएंगे। इसके बाद मुझे नोटिफिकेशन मिली कि वीडियो आ गई है। मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस वीडियो में क्या होगा। जब वीडियो मैंने देखी तो मेरे कदम तले से ज़मीन निकल गई और आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरा भाई बाथरूम में आया और उसने इस शॉपर के अंदर से एक ऐसी चीज़ निकाली जो सिर्फ लड़कियां इस्तेमाल करती है और इसको अपने जिस्म पर पहन लिया, और फिर इसके अंदर भी कोई चीज़ रखी, यानी कि वह ऐसी चीज़ थी जिससे उसका सीना उभरा हुआ लग रहा था। इसके बाद उसने अपने आप को स्वेटर के अंदर छुपा लिया और वह चीज़ भी अपने साथ ही ले गया, यानी कि उसका शॉपर। इसका मतलब कि मेरा भाई लड़की बनता था, लेकिन क्यों, क्या करता था वह लड़की बनकर? वह तो लड़का था, इसे लड़की बनने की क्या ज़रूरत थी? मैं परेशान हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अब मेरे दिमाग में सारी बातें आ गई थी और मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। मेरी दोस्त ने ठीक कहा था कि एक बात के बारे में पता चल गया तो बाकी बातों के बारे में पता चल जाएगा। मेरा भाई लड़की बनकर आधी रात को डांस करता था। इसके कमरे में मेरी ही कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे सामने से गायब हो गई थी, लेकिन मैंने अपने भाई से नहीं पूछा था क्योंकि मुझे शर्म आती थी इससे पूछते हुए। साथ ही सोचती थी इसको क्या पता कि मेरी चीज़ें कहाँ गई हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। रात हुई तो भाई घर पर आ गया और मैंने इसका पीछा किया क्योंकि वह कहने आया था कि मैं कहीं जा रहा हूँ। मैं इसका पीछा करती करती जा रही थी। वह शादी में चला गया और फिर वहाँ से कहीं गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि स्टेज पर एक किन्नर डांस कर रहा है। ऐसा डांस कर रहा था कि सब हैरान थे। जब मैंने गौर किया तो हैरान रह गई कि ये मेरा भाई था। वह शादियों में लड़कियों का डांस किया करता था। वैसा डांस कर रहा था कि लोग सीटियाँ बजा रहे थे, उस पर नोट उड़ा रहे थे। अब मुझे समझ आई कि इतने सारे पैसे कहाँ से लाता था। मैं बुरी तरह रोने लगी और मुझसे ये मंजर देखा नहीं गया। मैं वापस अपने घर आ गई और अपने भाई से इस बारे में कोई बात नहीं की। अगली सुबह उसने मुझे कहा कि एक बहुत बड़ा आदमी है जिससे मैंने बात कर ली, इस महीने के अंदर घर वापस मिल जाएगा। वह सिर्फ फ़ोन करवाएगा हमारे चाचा को, देखना आधी रात को घर छोड़कर भाग जाएगा। जाहिर है बड़े बड़े आदमी भी ऐसी शादियों में आया करते थे जिनके साथ मेरा भाई रिश्ता बनाकर फिर अपना काम निकलवा लिया करता था। मैं खामोश हो गई क्योंकि मैं कुछ नहीं कह सकती थी। मैं अपने भाई को नहीं बताना चाहती थी कि मुझे उसका राज पता चल गया है, क्योंकि कुछ भी नहीं हो सकता था
और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके लिए सिर्फ इतना कर सकती थी कि उसको ये सब कुछ पता न लगे कि मैं सब कुछ जान गई हूँ। मैं सिर्फ इसको शर्मिंदगी से बचा सकती थी। उसने उस महफिल से खुद ही बचना था, लेकिन मैं बच नहीं पाया। 2 महीने बाद हमारा घर वापस मिल गया। मेरे भाई ने किसी बड़े आदमी से मेरे चाचा को फ़ोन करवाया कि इस घर से निकल जाओ, नहीं तो तुमको और तुम्हारे सारे ख़ानदान को जान से मार देंगे। वो वहाँ से चला गया और हमें हमारा घर वापस मिल गया था। मेरे भाई ने मेरे लिए दहेज की चीज़ें बनाना शुरू कर दी और फिर मेरे लिए कोई रिश्ता तलाश कर लिया। 2 हफ्ते बाद मेरी शादी थी। अच्छा है कि मैं इस घर से चली जाऊंगी, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद मेरा भाई चाहे जो भी करे, उसकी अपनी ज़िंदगी है, क्योंकि वह इस महफिल में मर्द बनकर नहीं रह सकता है। उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बस इसको उसके हाल पर छोड़ सकती हूँ। और मैंने उसे आज तक पता चलने नहीं दिया कि मैं उसका राज जान चुकी हूँ। इसके बाद भी मुझे घर में गाने बजाने की आवाज़ आई। इसके बाद भी मैंने इसके हाथों में अजीब व गरीब चीज़ें देखी, लेकिन कभी भी एहसास तक नहीं होने दिया कि मुझे सब कुछ पता है। मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने घर चली जाऊंगी। इसके बाद भी अपने भाई के लिए ऊपर वाले से दुआ ही करूंगी, क्योंकि मेरा भाई जिस चीज़ में फंस चुका था वह बहुत मुश्किल ज़िंदगी थी। लेकिन जो कुछ भी मेरे भाई ने किया वह अपने घर के लिए और मेरी शादी के लिए किया था, इसलिए मुझे अपने भाई पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आएगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।